डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान चैनल के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हम हर बार कुछ नए विषय लेकर आते हैं, उनसे संबंधित चर्चा करते हैं, जो आपकी समस्याएं होती हैं उनका समाधान आप तक पहुंचाते हैं। माध्यम रहते हैं हमारे टोल फ्री नंबर, ईमेल और व्हाट्सएप नंबर। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में किन विषयों पर होगी बात, आइए सबसे पहले आपको उसी के बारे में जानकारी देते हैं। आज के हमारे कार्यक्रम के विषय रहने वाले हैं गोभी वर्गीय सब्जियों की देखभाल। जी हाँ, बहुत ही अहम विषय है। आज के समय की अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छी हम कह सकते हैं चर्चा इस पर होगी। और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं रबी फसलों में उर्वरक प्रबंधन के बारे में। रबी फसलों की खेती का समय चल रहा है, ऐसे में उर्वरक प्रबंधन किस प्रकार कर सकते हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दी जाएगी। कोई भी सवाल है आपके पास, किसी तरह की परेशानी हो रही है आपको, तो वो आप हमसे साझा कर सकते हैं। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं 1800-113-060 और 1800-113-0611 हमारे टोल फ्री नंबर है, जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल कर सकते हैं। निःशुल्क है ये नंबर, आपका कोई पैसा भी नहीं लगेगा। और साथ ही आपको बता दें कि आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर क्या है, व्हाट्सएप के नंबर के बारे में भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। 8800-520-717 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप तुरंत ही व्हाट्सएप कीजिए, हम कार्यक्रम में आपके सवाल को शामिल करेंगे। ईमेल भी कर सकते हैं आप कार्यक्रम के दौरान। हेलो किसान 2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है और इस पर आप ईमेल करेंगे, हम उसे कार्यक्रम में शामिल करेंगे, समस्या का समाधान आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आखिर समस्या का समाधान पहुंचाएगा कौन आप तक, वो पहुंचाएंगे स्टूडियो में मौजूद हमारे विशेषज्ञ। तो आइए परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर श्रवण सिंह जी उपस्थित है यहाँ पर। बता दें वरिष्ठ वैज्ञानिक है, शाकीय विज्ञान संभाग आईआईआर पूसा नई दिल्ली में। जी हाँ, प्रधान वैज्ञानिक है, माफ कीजिएगा, ये शाकीय विज्ञान संभाग में। और साथ ही साथ डॉक्टर रजनीश पांडे जी भी उपस्थित हैं हमारे साथ, जो प्रमुख प्रबंधक हैं इफ्को नई दिल्ली में। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं कार्यक्रम हेलो किसान में। तो किसान भाइयों बहनों, आज के कार्यक्रम का जो विषय है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे चुके हैं। क्या माध्यम है जिसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, उसके बारे में आपको जागरूक कर चुके हैं। साथ ही साथ विशेषज्ञों से परिचय हो चुका है। तो फिर अब देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फोन उठाइए, आप अपने सवाल हम तक पहुंचाने की शुरुआत यहाँ पर कर दीजिए। और इसी के साथ हम भी कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं, चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे पहले बात होगी यहाँ पर गोभी वर्गीय सब्जियों की देखभाल के बारे में। गोभी वर्गीय सब्जियों की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान के समय में डॉक्टर सिंह क्या कहेंगे, क्या अहम बातें हैं जो हमारे किसान ध्यान में रख सकते हैं? देखिए, अभी जैसे गोभी के 4 मुख्य समूह मानते हैं हम, अगेती, मध्य अगेती और मध्य पछेती और पछेती समूह। ये जो समय है ये मध्य अगेती और मध्य पछेती और पछेती, इन 3 समूह के लिए ज़्यादा विशेष महत्व का है, क्योंकि इस समय किसानों की खेत फसल में है, उसमें उचित उर्वरक प्रबंधन, पानी प्रबंधन और कीट और बीमारियों का प्रबंधन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी यदि आप फसल की पैदावार लेना चाहते हैं तो इन सब प्रबंधनों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, जिसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो समसामयिक कार्य जो हम ये कह रहे हैं, चाहे कीट प्रबंधन हो, चाहे हमारा रोग प्रबंधन हो, हमारा उर्वरक खाद प्रबंधन, और साथ ही साथ अगर हम सिंचाई प्रबंधन की बात करें तो बहुत जरूरी हो जाता है इस समय इन बातों को ध्यान में रखना। किस समय पर आपको कौन सा प्रबंधन करना है, किस तरह से करना है, जानेंगे हमारे विशेषज्ञ से विस्तार से। लेकिन उससे पहले दिखा देते हैं आपको एक विशेष रिपोर्ट। गोभी वर्गीय सब्जियों में फूल गोभी, बंद गोभी, गांठ गोभी और ब्रोकली शामिल हैं। इन सब्जियों की खेती के लिए ठंडी नम जलवायु की आवश्यकता होती है। अधिक तापमान होने पर इन फसलों की गुणवत्ता खराब होने की आशंका रहती है। बेहतर उपज के लिए इनकी विशेष देखभाल की जरूरत होती है। इनमें जरूरत के हिसाब से समय समय पर सिंचाई करते रहना चाहिए। हल्की मिट्टी में 5 से 6 दिन बाद और भारी मिट्टी में 8 से 10 दिन बाद सिंचाई की जा सकती है। साथ ही खेत में खरपतवार की वृद्धि रोकने के लिए निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। फसल में 2 से 3 बार निराई गुड़ाई की जा सकती है।
साथ ही फसल को रोगों और कीटों के हमले से बचाने के उपाय भी करने चाहिए। इन फसलों में ज्यादातर पत्ती भक्षक कीटों के हमले की आशंका रहती है। इसमें आरा मक्खी, फली बीटल, हीरक तितली और गोभी की तितली मुख्य है। इसके अलावा गोभी वर्गीय सब्जियों की फसल में मोयला कीट पत्तियों से रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। फसल में ऐसे लक्षण दिखाई देने पर कृषि विशेषज्ञ की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। ठंड के मौसम में फसल में चैंपा लगने की आशंका भी काफी बढ़ जाती है। चैंपा से फसल को बचाने के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से समय रहते उचित उपाय करने चाहिए। तो देखिए, अभी हम सब ने एक विशेष रिपोर्ट जो कि आधारित थी गोभी वर्गीय फसलों की देखभाल पर। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अब रबी फसलों में उर्वरक प्रबंधन के बारे में भी जान लेते हैं। तो उर्वरक प्रबंधन की अगर हम बात करते हैं डॉक्टर पांडे, तो ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, खासतौर पर अगर हम रबी फसलों की बात करें? हाँ, तो जैसे किसान भाई इस समय बुआई का समय चल रहा है और उर्वरक प्रबंधन एक तरीके से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पे किसान को ध्यान देना चाहिए। और बुआई के समय की बात है तो इस समय हमारे पास जो भी उर्वरक उपलब्ध हैं, फास्फेटिक उर्वरकों की आवश्यकता होती है और उसको बहुत ही सुचारू रूप से और बहुत समझदारी के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए जी। ज़्यादा उर्वरक इसमें डालने पे भी एक तरीके की जो पारंपरिक उर्वरक हमारे पास हैं उसके इतने अच्छे और इतनी लंबे समय तक उसकी उपयोग दक्षता नहीं है, तो ऐसे में कुछ नई तकनीक आधारित उर्वरकों का भी प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल, तो उर्वरक प्रबंधन करना और सही समय पर करना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे डॉक्टर पांडे ने जिक्र किया कि बुआई का समय चल रहा है ज्यादातर फसलों में, तो ऐसे में सही समय पर सही तरीके से अगर उर्वरक प्रबंधन हमारे किसान भाई बहन कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आगे चलकर अच्छी उपज हासिल कर पाएंगे। और कुछ नई यहाँ पर कह सकते हैं कि उर्वरक भी उपलब्ध है, नई तौर तरीके भी उपलब्ध हैं जिनका इस्तेमाल हमारे किसान कर सकते हैं। इसके बारे में विस्तार से जानेंगे हमारे विशेषज्ञ से, लेकिन उससे पहले दिखा देते हैं आपको एक विशेष रिपोर्ट। किसान किसी भी सीजन की फसल खेत में लगा रहा हो, उसे एक बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है और वो है फसल में सही मात्रा में उर्वरकों का उपयोग। फिलहाल मौसम रबी का है, तो इस समय रबी फसलों में उर्वरक प्रबंधन करने की जरूरत है। बता दें कि उर्वरक की मात्रा मिट्टी परीक्षण करने के बाद ही डालें, क्योंकि फसलों की बेहतर बढ़वार के लिए उर्वरक काफी अहम भूमिका निभाते हैं। गेहूं की बात करें तो गेहूं में सिंचित समय से बुआई के लिए 150:60:50 नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और सिंचित देर से बुआई के लिए 120:60:50 नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और वर्षा पर आधारित बुआई के लिए 60:30:20 नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देनी चाहिए। वहीं अगर सब्जी फसलों की बात करें तो टमाटर की अच्छी पैदावार लेने के लिए 100 किलोग्राम नाइट्रोजन के साथ 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटाश और संकर प्रजातियों के लिए 213 किलोग्राम नाइट्रोजन, 240 किलोग्राम फास्फोरस और 250 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर उपयोग करना चाहिए। प्याज के खेत में गोबर की खाद 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर, नाइट्रोजन 60 से 70 किलोग्राम, फास्फोरस 70 किलोग्राम और पोटाश 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का बुआई से पहले अंतिम जुताई के समय उपयोग करना चाहिए। लहसुन के खेत की तैयारी के समय 25 से 30 टन गोबर की खाद या 7 से 8 टन नाडेप कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर की दर से मिला दें और 35 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फॉस्फेट और 50 किलोग्राम पोटाश बुआई से पहले अंतिम जुताई के समय उपयोग करना चाहिए। इस तरह आप रबी फसलों में उर्वरक प्रबंधन करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं।
तो देखिए, अभी आपने एक विशेष रिपोर्ट रबी फसलों में उर्वरक प्रबंधन पर आधारित। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर सिंह का यहाँ पर रुख करते हैं। गोभी वर्गीय फसलों की बात करें तो डॉक्टर सिंह ने जानकारी दी थी कि हमें यहाँ पर खाद का, सिंचाई का, कीटों का, रोग का प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर शुरुआत में करना चाहूंगी खाद प्रबंधन से। इसके बारे में क्या हमारे किसान भाई बहनों को जानकारी देंगे आप? देखिए, गोभी वर्गीय सब्जियां होती हैं, इनको ये बहुत ही कम अवधि की होती हैं, बहुत तेजी से अपनी बढ़वार करती हैं। तो इनमें उचित मात्रा का खाद और उर्वरकों का प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और खासकर जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी उचित मात्रा का प्रबंधन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई सारे ऐसे विकार इन सब्जियों में आते हैं, गोभी वर्गीय सब्जियों में, जैसे बोरोन की वजह से कई बार फूल में थोथापन दिखाई देता है, जो खाली सा रह जाता है डंठल, वो बोरोन की कमी से होता है। कई किसानों को पता नहीं चलता, बाजार में उसका भाव बहुत कम हो जाता है, या फूल के ऊपर काले धब्बे बन जाते हैं। यदि पत्तों के ऊपर भी ऊपरी सिरों में सड़न जैसे हो जाते हैं तो वो कई बार कैल्शियम की कमी की वजह से होता है, और कई बार पत्ते बहुत संकड़े से बनते हैं, वो मोलिब्डेनम की कमी से होता है। तो इस प्रकार ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, ये जो मुख्य पोषक तत्व हैं उनके साथ साथ ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो किसानों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जैसे बुआई की, जो खेत की रोपाई है, उससे पहले जब खेत की तैयारी करते हैं उस समय लगभग 20 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर मिलाएं। किस क्षेत्रों में यदि नहीं है तो वहाँ 10 से 15 टन तो कम से कम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद मिलाने की आवश्यकता है। और उसके बाद लगभग 120 किलो नत्रजन की आवश्यकता और 60 किलो फॉस्फोरस और 60 किलो पोटास की आवश्यकता होती है। पूरी मात्रा पोटास की और पूरी मात्रा फॉस्फोरस की आप अंतिम जुताई जो करते हैं, मेड़ी बनाने के पहले की प्रक्रिया है, उसमें दे दें, और इसी के साथ लगभग 60 किलो नत्रजन भी उपलब्ध करा दें। तो उसे खेत की मेड़ी बनाने के बाद उसके बाद प्रक्रिया करते हैं तो काफ़ी अच्छी होती है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की मैंने बात की थी किसान भाइयों के लिए, तो उसके लिए बोरेक्स 10 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप यदि इन सब्जियों की खेती करते हैं तो ज़रूर डालें। उससे आपकी जो फसल की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी निकल के आएगी। और साथ ही जिप्सम यदि मिलती है, क्योंकि कैल्शियम की कमी इन फसलों में देखने को मिलती है, तो उसको भी आप जरूर दें। तो ये 2-3 चीज़ें करते हैं तो उससे आपकी फसल की जो गुणवत्ता है और पैदावार है, दोनों में अच्छा बढ़वार होगा। ये ना केवल फूल गोभी के लिए है, ये ब्रोकली के लिए भी है, ये पत्ता गोभी के लिए भी है, और ये जो गांठ गोभी है उनके लिए भी है। सभी प्रकार की फूल गोभी वाली फसलें हैं उनके लिए ये पोषक तत्वों का विशेष प्रबंधन जरूरी करना है, बहुत जरूरी है, जिससे बेहतर गुणवत्ता वाला अच्छा उत्पादन हासिल किया जा सके। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। कार्यक्रम के पहले कॉलर पिंटू कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिन्होंने कॉल किया है मेरठ, उत्तर प्रदेश से। आइए जाने उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। हम गेहूं की फसल बोना चाह रहे जी। किसकी फसल लगाई है आपने? गेहूं की फसल बोने एक दो दिन में, तो उसमें कौन कौन से उर्वरक डालने चाहिए? बिल्कुल, गेहूं की फसल में कौन कौन से उर्वरकों का उपयोग करें, क्या कहेंगे डॉक्टर पांडे इस संदर्भ में आप? हाँ पिंटू जी नमस्कार। मेरा आपसे ये कहना है कि हालांकि हमारे यहाँ बहुत किस्म के उर्वरक उपलब्ध हैं, जैसे अभी आप बुआई की बात कर रहे होंगे तो वहाँ पर गेहूं में आप DAP का प्रयोग कराएंगे, परंतु इस विषय में मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा जो कि आपके काम की होगी। जो पारंपरिक DAP का प्रयोग, पारंपरिक NPK का प्रयोग हम जो खेती में करते हैं, उसकी अगर हम एक बार दक्षता पे ध्यान दें तो मात्र 15% ही हमारी फसलों को वो DAP के कट्टे में से प्राप्त होता है। बाकी सब जड़ अवस्था में परिवर्तित होकर हमारी ज़मीन में हमारी फसल को प्राप्त नहीं हो पाता। अब आप जो बोरा 1350 रुपये का लाएंगे उसमें से मात्र 15% ही आपकी फसल को मिलेगा जी। यानी कि 1350 रुपये में से मात्र 200 रुपये आपकी फसल के काम आया और बाकी 1150 रुपये वहीं जड़ अवस्था में परिवर्तित हो गया, उसने आपकी ज़मीन को ख़राब भी किया जी। ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ अभी नए तकनीक आधारित उर्वरक आए हैं, जैसे नैनो DAP। बुआई करते वक्त नैनो DAP से बीज का शोधन आवश्यक रूप से जरूर करें। ये 600 रुपये की एक बोतल आती है और गेहूं की जो बीज हैं वो लगभग 1 एकड़ में आपको 40 से 50 किलो लगेगा। तो 40 से 50 किलो के लिए आपको लगभग 300 ml यानी लगभग आधी बोतल से लेके 1 बोतल तक आपको इसमें प्रयोग में आएगी। उसका बीज शोधन आप इस तरीके से करिए
कि बीज को उस पर आप फैला लीजिए। फैलाने के बाद उसमें नैनो डीएपी में थोड़ी पानी की मात्रा को ऐड करके मिलाकर उसके ऊपर छिड़क दें और सभी बीज को आपस में मिला दें। उसके बाद आधे घंटे बाद उसकी बुआई करें जी। इससे क्या होगा कि जो नैनो डीएपी है उसमें 8% नाइट्रोजन और 16% फास्फेट उपलब्ध है। इसके अंदर ये नैनो कण के रूप में उपस्थित होते हैं, तो ये बीज के अंदर ये नैनो कण प्रविष्ट कर जाएंगे, घुस जाएंगे और फास्फेट की मांग की पूर्ति करेंगे और लगभग 20 दिन तक लगातार आपकी फसल को पोषण देता रहेंगे। इससे आपका अंकुरण भी बेहतर होगा और पूरी की पूरी फसल एक समान एक रूप में बढ़ेगी। हालांकि जब आप फास्फेटिक उर्वरक जो पारंपरिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं वो कहीं पर गिरती है तो वहाँ पर पोषण मिलता है, कहीं पर लेबर उसको फेंक नहीं पाती तो वहाँ पर पोषण नहीं मिलता है, तो कहीं की फसल बढ़ेगी, कहीं की फसल नहीं बढ़ेगी। तो इस तरह से हम गेहूं की अगर बुआई कर रहे हैं उससे पहले हम नैनो डीएपी का उपयोग करके हमारी जो बीज हैं, एक तो हम उसका उपचार कर सकते हैं और उसकी जो पोषण सुरक्षा है उसे भी शुरुआती दिनों में ही सही लेकिन सुनिश्चित कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां हम आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा को बचाएं। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है, जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं गोभी वर्गीय फसलों की देखभाल के बारे में और रबी फसलों में उर्वरक प्रबंधन के बारे में। कोई सवाल है आपके पास, आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप या मैसेज कीजिए, ईमेल आईडी पर मेल करके अपने सवाल हमसे साझा कर सकते हैं। और इस वक्त भी कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंपारण बिहार से अनुज जी। आइए जाने उनका क्या सवाल है। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम, मैं अनुज किशोर चंपारण बिहार से बोल रहा हूँ जी। अपना सवाल पूछिए। आप टीवी पर ध्यान ना देकर सीधा फोन पे हमसे बात कीजिए। हाँ मैडम, हमने एक एकड़ मटर लगाया हुआ है, उसका प्रबंधन जानना चाहते हैं। उसके बारे में, उर्वरक के बारे में जानना चाहते हैं? जी, उर्वरक के बारे में, कब कब सिंचाई दी जाएगी,
बिल्कुल, क्या कहेंगे डॉक्टर पांडे, किस तरह से करें? 1 एकड़ में इन्होंने मटर लगाया हुआ है। 1 एकड़ में इन्होंने मटर लगाया हुआ है। चंपारण से हमारे जो किसान भाई हैं, उसमें उर्वरक प्रबंधन के लिए देखिए, ये एक तरह से सब्जी है, तो सब्जियों में उर्वरक प्रबंधन इस तरीके से करना चाहिए कि उसको पोषण सदैव मिलता रहे। तो मैं आपको, हालांकि आप लगा चुके हैं, तो खेत में आपने अगर NPK कंसोर्टिया का प्रयोग किया होगा खेत तैयार करते वक्त, तो आपको जीवाणु आपकी खेत में वहाँ मिले होंगे। अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं। उसके पश्चात अभी आपकी एक फसल पर आप नैनो यूरिया, नैनो DAP और सागरिका तरल, इन तीनों के आधा लीटर की बोतल को मिलाकर इसका स्प्रे कराएं। नैनो यूरिया से नाइट्रोजन मिलेगा, नैनो DAP से आपको फास्फोरस मिलेगा, और जो सागरिका तरल है उससे पोटाश मिलेगा। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट जितने भी होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और सभी सूक्ष्म तत्व भी उसमें मिलेंगे, जैसे कि बोरॉन, जिंक, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, इन सभी सूक्ष्म तत्वों की सब्जियों में आवश्यकता होती है। तो इन सभी की पूर्ति आपको इससे हो सकेगी। इनकी जो रेट है वो भी आपको बहुत कम पड़ेंगे। 225 रुपये का एक नैनो यूरिया की बोतल मिलेगी, 600 रुपये की नैनो DAP की बोतल मिलेगी, और मात्र 500 रुपये का आपको सागरिका की बोतल मिलेगी। तो इस तरीके से 1350 रुपये में आप पूरा का पूरा तत्व प्रबंधन कर सकते हैं और ज़्यादा आपको खर्च नहीं आएगा, लागत कम लगेगी, और बहुत ही आसान तरीके से और सही तरीके से हम कह सकते हैं कि पोषक तत्वों का प्रबंधन आप कर देंगे, जिससे अच्छी गुणवत्ता वाली उपज आप हासिल कर पाएंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, और व्हाट्सएप के माध्यम से भी सवालों का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है और कार्यक्रम में मैंने उन्हें शामिल करूँगी। और ये सवाल है डॉक्टर सिंह आपके लिए। इन्होंने लिखा है कि मेरा नाम भेड़ा परेश है, मैं गुजरात से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि क्या गोभी और फूल गोभी में बिना किसी दवाई के या फिर कम दवाई के और किस तरह से हम ऑर्गेनिक तरीके से फसल ले सकते हैं? देखिए, आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासकर गोभी वाली सब्जियों में कई प्रकार के कीड़े और बीमारियां ऐसी आती हैं जहां प्रबंधन का विशेष ध्यान रखते हैं शुरू से, तो इनमें कोई स्प्रे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खासकर जो ठंड का मौसम होता है, इसमें बीमारियां और कीड़े कम आते हैं, क्योंकि उनका एक तो पनपना कम होता है और साथ में थोड़ी जो प्रतिरोधी क्षमता है वो भी फसल में इस समय ज़्यादा बनी रहती है। तो एक ज़रूरी बात ये रखें कि शुरू से ही बीज का उपचार करें। बीज का उपचार आप जो ट्राइकोडर्मा है उससे कर सकते हैं। 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करेंगे, तो जो शुरुआती अवस्था में डैम्पिंग ऑफ या अल्टरनेरिया की जो समस्याएं आती हैं, काला धब्बा जो समस्या आती है वो नहीं आएगी। दूसरी बात, जब खेत में आप रोपाई करते हैं तो मेड़े के ऊपर रोपाई करें, नाली के ऊपर या समतल भूमि में रोपाई नहीं करें, जिससे पानी पौधे के तने तक नहीं जाए या पत्तों तक नहीं जाए, तो जीवाणु वहाँ तक नहीं जाएंगे, तो ये बीमारी अपने आप रुकेगी। उसके बाद जो तीसरा जो महत्वपूर्ण ध्यान रखने की बात है कि यदि कोई बीमारी का पत्ता या कोई कीड़े दिखते हैं, खासकर गोभी में 3-4 बीमारियां ज़्यादा आती हैं, और इस समय जो ठंड का समय आने वाला है इसमें एक डाउनी मिल्ड्यू की समस्या आती है, जिसमें पत्तों के नीचे की तरफ सफ़ेद चूर्ण जैसा दिखाई देता है, या काला सड़न होता है जिसमें पत्तों के ऊपर काले जो कोणीय धब्बे बनते हैं। तो ऐसे पत्तों को आप अपने खेत से हटा दीजिए, तो ये ज़्यादा पनपेगी नहीं बीमारी, तो ये रुक जाएगी। दूसरी बात, जो कीड़ों की समस्या आती है, तो कीड़ों को दूर से देखने से पता चल जाता है। कोई पत्ता यदि खुरचा हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल उसमें जाली सी दिख रही है, तो ऐसे पत्तों के आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको हजारों सुंडियां मिलती हैं, इल्ली छोटी छोटी। आप ऐसे यदि अपने खेत से हटा देते हैं तो ये एक इनोकुलम को कम करना होता है, जो ऑर्गेनिक खेती की, जैविक खेती के लिए जरूरी होता है। साथ में फेरोमोन ट्रैप्स जरूर लगाएं आप। हर कीड़े का, जो गोभी में 3 या 4 कीड़े ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिसमें आप जो तंबाकू की सुंडी बोलते हैं या डायमंड बैकमोथ बोलते हैं, इन सब के ट्रैप्स होते हैं। डायमंड बैकमोथ के लिए आप 5 या 6 लाइट ट्रैप्स लगा दीजिए, और बाकी के लिए कीड़े के स्पेसिफिक ट्रैप्स आते हैं वो लगा दीजिए 12 से 15 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। जो है हमारे जो किसान है ऑर्गेनिक तरीके से कर सकते हैं। कीटों का प्रबंधन कर लेंगे तो दवाइयों का आपको इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ बिहार से अजय कुमार जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जानते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो हेलो बोलिए। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। जी, जैसे गोभी में ना
हेलो। हाँ जी, आपका सवाल हम सुन रहे हैं। गोभी में क्या समस्या आ रही है? जैसे जैसे गोभी लगाए जड़ से सूख रहा है। जड़ से सूख रहा है। कितने समय का हो गया है आपका उपज? कितने समय पहले लगाई थी आपने गोभी? लमसम हो गया 10 से 15 दिन। क्या कहेंगे डॉक्टर सिंह? ये आपके जो खेत में जो जड़ से सूखने वाले ये इस हाँ 15 दिन। हाँ ये एक तो आप ये जड़ से जो सूखना होता है इसको राइजोक्टोनिया एक बीमारी होती है जिसकी वजह से बोलते हैं हम लोग। तो इसमें आपको एक तो रोपाई के समय यदि आपने पहले भी कभी गोभी ली हो तो ऐसे खेतों में किसान भाइयों को रोपाई के समय रोपाई के तुरंत बाद जब निकाल के खेत में ले जाते हैं उससे आधा घंटा के लिए आपकी पौध को एक कोई बाविस्टीन 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से और या फिर ट्राइकोडर्मा लगभग 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना के उसको आधा घंटा रखिए और फिर रोपाई के लिए लगाइए तो उससे ये बीमारी कम आती है। दूसरी बात, ऐसे किसान भाई जिसमें जिन खेतों में ज्यादा ये प्रॉब्लम आ रही है पानी थोड़ा सा कम करिए। ज्यादा नमी रहती है और थोड़ी सी गर्मी रहती है तो ये समस्या ज्यादा आती है। और तीसरी बात, यदि आपने रोपाई ऊंचाव में की है, मेड़ी पे की है तो समस्याएं और कम आती हैं। कई बार किसान भाई समतल भूमि में रोपाई कर देते हैं और खुला पानी लगाते हैं और फिर उसमें ये समस्या ज्यादा आती है। तो ये सिंचाई का प्रबंधन कम करिए, सिंचाई कम करिए और थोड़ा सा अभी इस बचाव के लिए आप बाविस्टीन 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से या साफ मिल जाती है, कार्बेंडाजिम मिल जाती है तो उसका भी 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके ऐसे पौधों की जड़ों में जरूर डाल दीजिए जिससे ये समस्या रुक जाएगी आपकी। बिल्कुल। तो अजय कुमार जी, क्या करना है आपको? हमारे विशेषज्ञ ने विस्तार से आपको बता भी दिया है और समझा भी दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप जवाब से संतुष्ट होंगे और निश्चित तौर पर अपनी जो गोभी की फसल है उसे सेव कर पाएंगे। तो देखिए, ऐसे ही सवालों के जवाब आगे भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटी सी ब्रेक के लिए। कहीं पर जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अगली फसल का टाइम तो कभी थोड़ा ही रह गया। ताऊ, किसी की फसल हुई? बेटा फसल तो ठीक है, ये भी अब पक के तैयार होगी। ये बीच में काट के और पराली ने जड़ा के फिर नई फसल बोने की तैयारी करूंगा। पराली जड़ा के? हाँ ताऊ, तो पर्यावरण तो खराब करेगा, ये हमारी सेहत भी खराब करेगा। फसल का ताना जरूरी नहीं होता, बचे हुए अवशेष भी बड़े काम के होज है। इनकी जैविक खाद बना के तू मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ना और बढ़ा सका है। और तो और इसकी जो पराल बचेगी ना उसने बेच के अलग तो मुनाफा भी ले सका है। हाँ, इस पराली से इको फ्रेंडली पेपर और थर्मोकोल बनाया जाता है। पराली का उपयोग जैव ईंधन और हस्तशिल्प बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग मशरूम की खेती, डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी बनाने में भी होता है। पराली समस्या नहीं, संसाधन है। किसान भाई पराली ना जलाएं, पराली से अपनी आय बढ़ाएं। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजनाओं का लाभ उठा ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हमारी लगातार चर्चा जारी है गोभी वर्गीय फसलों की देखभाल के बारे में, रबी फसलों में उर्वरक प्रबंधन के बारे में। कोई सवाल है आपके पास, जल्दी से आप अपना फोन उठाइए, टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं अपने सवाल। और बता दें इस वक्त भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रेम सिंह जी, करौली राजस्थान से। आइए जानते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका?
मेरा सवाल है, हमने सरसों की बार 2 बार बिजाई कर दी है, लेकिन वो रुक ही नहीं रही है। उसमें एक नीचे कोई फंगस टाइप या कीड़ा लग रहा है, जिसकी वजह से बार बार सरसों खेत से चली जाती है 10-15 दिन की होने के बाद। बिल्कुल डॉक्टर पांडे, क्या कहना चाहेंगे, किस कारण आई थिंक मैं थोड़ा सा बताऊंगा उससे पहले। प्रेम सिंह जी, क्या आपने अपने जो सरसों के बीज है उसको उपचारित किया था? यदि कई बार क्या होता है कि जो बीज पैदा किया जाता है जिस क्षेत्र में, वहाँ पे यदि बीज के समय फसल में कोई बीमारी है तो वो उसके बीज में भी चली जाती है। खासकर जो काला पत्ता धब्बा रोग बोलते हैं, वो अल्टरनेरिया एक फंगस होता है, उसकी वजह से होता है और वो बीज में चला जाता है। और ये बीज जनित बीमारी है। जैसे पौधे हम बोते हैं 15-20 दिन के होते हैं, उसमें नीचे से सड़ने लग जाते हैं। तो ये किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि उर्वरकों से उपचारित करें अच्छी सेहत के लिए जी। तो साथ ही साथ आप जब कोई भी फसल की बीज की बुआई करते हैं तो उसमें या तो कोई फंजीसाइड का ज़रूर इस्तेमाल करें या जो ट्राइकोडर्मा है उसका इस्तेमाल करें। बहुत ही कम मात्रा चाहिए होती है, लगभग 2 ग्राम 1 किलो बीज में चाहिए होती है जी। और ट्राइकोडर्मा की 10 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से बीज उपचारित करके बोएं और पानी का उचित प्रबंधन रखें, क्योंकि सरसों के खेतों में ज़्यादातर किसान भाई पानी का प्रबंधन तो ठीक करते हैं लेकिन बीज उपचार भूल जाते हैं जी। और बाजार से जो मिलता है वो ठीक है, लेकिन आप अपनी तरफ से उपचारित करके जरूर बोएं। ये समस्या उसी की वजह से आई हुई है। तो यदि इसमें आप कर सकते हैं तो जैसे मैंने गोभी के लिए भी बताया था, 22 टिन का 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप अपने खेत में यदि स्प्रे करवाते हैं या छिड़कवाते हैं तो उससे ये समस्या थोड़ी रुक सकती है। ज़्यादा कारगर होगा कि आप जो निकटतम आपका केवीके है वहाँ भी संपर्क जरूर करें, क्योंकि कई बार किसी क्षेत्रों में थोड़ा गर्म जमीन होती है, उसमें भी ये समस्या आती है, तो वो आपको ज़्यादा अच्छी राय दे पाएंगे। देखिए, क्या संभवतः कारण हो सकते हैं उसके बारे में हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है, लेकिन निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र का अगर आप रुख कर लेंगे, वहाँ के वैज्ञानिकों से और ज़्यादा सलाह मशवरा कर लेंगे तो निश्चित तौर पर और भी ज़्यादा आपको गहरी जानकारी यहाँ से मिल पाएगी और समाधान उचित जो है आपके क्षेत्र के अनुसार वो भी आपको यहाँ पर उपलब्ध हो पाएगा। इसके साथ बढ़ते हैं आगे और सरसों के संदर्भ में ही एक सवाल और हमारे पास आ गया है महेश कुमार जी का, सवाई माधोपुर राजस्थान से। और डॉक्टर पांडे, ये सवाल आपके लिए है कि मैं सरसों की बुआई के समय डीएपी नहीं डाल सका, क्या अब मैं नैनो डीएपी का उपयोग करके डीएपी की कमी को पूरा कर सकता हूँ? हाँ, आप बिल्कुल नैनो डीएपी के माध्यम से आप अपने फास्फेट की मांग की पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि जो डीएपी हम जो पारंपरिक डीएपी से डालते हैं वो क्योंकि जड़ जाता है, जड़ अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, हमारी फसलों को प्राप्त नहीं होता। नैनो डीएपी एक तरल रूप में उपलब्ध हमारा फास्फेटिक उर्वरक है जिसका स्प्रे किया जाता है पत्तियों पर। हम इसको पत्तियों पे जब स्प्रे करेंगे तो 1 बोतल 1 एकड़ के अनुपात में इसका प्रयोग होगा। तो जब आप इसका स्प्रे कराएंगे तो पत्तियों के माध्यम से हमारे फास्फेट के कण हमारी पत्तियों के अंदर घुसकर आपको पोषण प्रदान, हमारी सरसों को पोषण प्रदान कर पाएंगे। तो इसलिए आप अपनी पूरी फास्फेट की मांग की पूर्ति इसके माध्यम से कर सकते हैं। और साथ में उस समय बढ़वार की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि सरसों में उस समय बढ़वार की आवश्यकता है, तो उस समय आप नैनो यूरिया का भी प्रयोग साथ में करें। बिल्कुल, तो नैनो यूरिया और नैनो डीएपी दोनों मिलाकर आप उसका स्प्रे करा दीजिए। बिल्कुल, तो महेश जी, आपके सवाल का जवाब हमारे विशेषज्ञ ने आपको दे दिया है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर सिंह, आपका रुख करना चाहूंगी, सिंचाई प्रबंधन को लेकर क्या कहेंगे आप? माफ कीजिएगा, रोक रही हूँ आपको, एक बार आपसे सवाल पूछा, आपसे जवाब नहीं ले रही हूँ। एक कॉलर अभी जुड़ गए हैं, पहले मैं उनका सवाल शामिल कर रही हूँ, फिर आपका रुख यहाँ पर जरूर करूंगे। हेलो इंदर सिंह जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। जी, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार। नमस्ते अदिति मैम। जी नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। मेरा एक सुझाव तो ये है कि जो आपका लाइव कार्यक्रम आ रहा है इसका थोड़ा लोगो बड़ा कर दे, तो ताकि स्क्रीन पे सही दिखे लोगों को। पहले भी मैंने ये बोला था। जी जी बिल्कुल। और दूसरा मैं ये कह रहा कि गेहूं में संतुलित खाद की मात्रा क्या डाले किसान, और लहसुन भी बहुत होती है हमारे तो लहसुन और गेहूँ और आलू 2-3 फसलों की जो है संतुलित मात्रा बताया, ताकि बेतहासा किसान जो है यूरिया का उपयोग ना करे। ये मेरा प्रश्न है। गेहूं के बारे में जिक्र हो चुका है, चर्चा हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर मैं चाहूंगी डॉक्टर पांडे, आलू, लहसुन और गेहूं के बारे में आप बताएं। हाँ, इंदर सिंह जी ने बहुत ही एकदम सामयिक प्रश्न पूछा है। और इस समय आलू की बुआई भी होनी है, और आलू के जो कंद हम जो लगाते हैं, मैं एक तरह से पूरा ही आपको पूरी की पूरी एक तरह से तत्व प्रबंधन का तरीका बता देता हूँ, जिसमें यदि अगर खेत अभी आप तैयार कर रहे हैं
तो खेत तैयार करते वक्त आप एनपीके कंसोर्टिया बायो फर्टिलाइज़र का प्रयोग करें। ये मात्र 200 रुपये प्रति लीटर के अनुसार से आता है। और खेत तैयार करते वक्त, क्योंकि हमारे खेत में इस समय जीवाणुओं की कमी होती जा रही है, क्योंकि उसके अंदर कार्बनिक पदार्थ कम हो गए हैं, तो हमारे पास जो भी जितना भी खरपतवार या फिर जो कुछ भी पराली बची हुई है उन सबको हमें सड़ाना चाहिए। और सड़ाने के लिए बायो डिकम्पोज़र का प्रयोग करना चाहिए। बायो डिकम्पोज़र की 20 ग्राम की एक बोतल 25 रुपये की आएगी और इससे आप पूरे खरपतवार को सड़ा देंगे और उसको खेत में फैला दीजिए, क्योंकि सब जगह इतनी गोबर उपलब्ध नहीं होती। उसके पश्चात वहाँ पर एनपीके कंसोर्टिया आधा लीटर वहाँ पर उसके साथ में उसको फैला दीजिए, जिससे आपके जीवाणु आपकी फसल में आने लग जाएंगे और वो जितना भी आपके यहाँ जो तत्व प्रबंधन बेहतर हो पाएगा। इसके पश्चात आलू लगभग 12 क्विंटल 1 एकड़ में लगेगा बीज उसका, तो बीज 12 क्विंटल के लिए आपको 2 बोतल नैनो यूरिया का प्रयोग करना पड़ेगा जी। 500 ml की जो 2 बोतल हैं उससे इसका बीज शोधन करा दीजिए। आधे घंटे बाद इसको काट के उसके बाद आप इसकी बुआई कर दें, तो इससे आपका तत्व फास्फेट की मांग की पूर्ति होगी। बिल्कुल। उसके पश्चात 35 दिन बाद अब बुआई करते वक्त सागरिका ग्रेन्यूल का प्रयोग करें। ये एक समुद्री शैवाल है जिसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, जिसमें पोटाश होता है। फास्फेट आपको नैनो डीएपी से मिलेगा, नत्रजन भी आपको नैनो डीएपी से मिलेगा और साथ में सागरिका का प्रयोग करें। आप जो डीएपी पहले डालते थे उसका 1/3 भाग ही, अगर आप ये सारे काम कर रहे हैं तो मात्र 1/3 भाग का प्रयोग करें। अगर आप एक कट्टा, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, हालांकि लोग 3-3 बोरे डालते हैं 1 एकड़ में, अगर आप 3 बोरे डालते थे तो आप 1 बोरा डालिए और बाकी आप तत्व प्रबंधन नैनो डीएपी से करिए, आपको फसल ज़्यादा बेहतर मिलेगी। उसके पश्चात 35 दिन बाद नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और सागरिका जो मैंने बताया था उसका स्प्रे करा दीजिए और 20 दिन बाद स्प्रे को रिपीट करा दीजिए। ये 20 दिन मैंने इसलिए कहा कि जो तत्व हमारी जो नैनो उर्वरकों के माध्यम से मिलते हैं ये फसल में तत्वों का पोषण एक तरीके से 20 दिन तक करते रहते हैं जी। जबकि जो हमारे पारंपरिक उर्वरक यूरिया और डीएपी हैं वो मात्र 5 से 6 दिन तक ही हमारी फसलों को पोषण दे पाते हैं। बिल्कुल, उसके पश्चात खत्म हो जाता है। बिल्कुल, जो नए यहाँ पर उर्वरकों का जिक्र लगातार हमारे विशेषज्ञ कर रहे हैं, देखिए इसकी समय अवधि भी काफ़ी ज़्यादा होती है। जो हमारे पहले के पारंपरिक हमारे जो पोषक तत्व हैं जिनसे हम प्रबंधन करते थे अपनी फसल में, तो किस तरह से आप कर सकते हैं अपनी आलू की फसल की बात करें, गेहूं की फसल की बात करें, इन नए तकनीकों वाले जो हमारे उर्वरक हैं उनके द्वारा प्रबंधन, जिससे आप अपनी फसल की गुणवत्ता को सुनिश्चित कर सकते हैं, उसकी अच्छी पैदावार को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो लगातार ऐसी ही जानकारियां आगे भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। अगली फसल का टाइम तो कभी थोड़ा ही रह गया। ताऊ, किसी की फसल हुई? बेटा फसल तो ठीक है, ये भी अब पक के तैयार होगी। ये भी इसने काट के और पराली ने जड़ा के फिर नई फसल बोने की तैयारी करूंगा। पराली जड़ा के? हाँ ताऊ, तो पर्यावरण तो खराब करेगा, ये हमारी सेहत भी खराब करेगा। फसल का ताना जरूरी नहीं होता, बचे हुए अवशेष भी बड़े काम के होज हैं। इनकी जैविक खाद बना के तू मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ना और बढ़ा सका है। और तो और इसकी जो पराल बचेगी ना,
उसने बेच के अलग तो मुनाफा भी ले सका है। हाँ, इस पराली से इको फ्रेंडली पेपर और थर्मोकोल बनाया जाता है। पराली का उपयोग जैव ईंधन और हस्तशिल्प बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग मशरूम की खेती, डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी बनाने में भी होता है। पराली समस्या नहीं, संसाधन है। किसान भाई पराली ना जलाएं, पराली से अपनी आय बढ़ाएं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। लगातार हमारी चर्चा जारी है गोभी वर्गीय फसलों की देखभाल के बारे में, रबी फसलों में उर्वरक प्रबंधन के बारे में। सवाल है आपके पास, आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए या फिर ईमेल आईडी पर ईमेल भी कर सकते हैं। हम आपके सवालों के जो जवाब है देने के लिए बिल्कुल तैयार यहाँ पर बैठे हैं और आपके सवालों का इंतजार भी कर रहे हैं। इस वक्त भी कॉलर जुड़ गए हैं, नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। आइए जाने उनका क्या सवाल है। हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल नंदस्वरूप जी। नमस्कार सर, मेरा नाम नंदस्वरूप मिश्रा है बाराबंकी। मैं जानना ये चाहता हूँ कि खेती के हैं 4 यार के खाद पानी उपचार, तो ऐसी दशा में जो हमारा उर्वरक है, तो जो असिंचित दशा में हम जहाँ पर गेहूं की बुवाई करते हैं, सिंचित दशा में गेहूं की बुवाई करते हैं, तो हमें क्या प्रबंधन करना चाहिए? और दूसरी चीज नैनो यूरिया का, जब जाड़ा भी पड़ने लगेगा, काफी इसमें कोहरा गिरता है, ओस गिरती है, तो ऐसी दशा में नैनो यूरिया का उसपे छिड़काव करते हैं तो ओस भी रहती, तो उससे बूंद बनके टपक करके नीचे गिरने की संभावना थी। तो ये हमारे फसल को कितना फायदा कितना नुकसान पहुंचाएगी? गोभी में मैं गोभी की फसल में एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि हमें गोभी की फसल को पैदावार करने में जाड़े के मौसम में हमें कौन कौन चीजें करनी चाहिए जिससे जो गोभी हमारा बढ़िया हो, खूबसूरत हो और इसकी मार्केट में कदर हो और उनको अच्छा रेट मिल सके। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल आपने यहाँ पर किया है नंदस्वरूप जी। शुरुआत करेंगे डॉक्टर पांडे से। डॉक्टर पांडे, क्या कहेंगे? जाड़े का मौसम आने वाला है, ओस पड़ेगी, नैनो यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो क्या उसका असर रहेगा उस? धन्यवाद नंदस्वरूप जी, आपकी इस प्रश्न से कई किसान लाभान्वित होंगे। जो नैनो यूरिया और नैनो डीएपी उर्वरकों की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये इनका स्प्रे के माध्यम से फसलों पर इसका प्रयोग होता है। और ये सबसे इसकी एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि नैनो यूरिया नैनो डीएपी, नैनो यूरिया की जैसे आपने बात की, तो नैनो यूरिया के प्रयोग से पाले का जो असर फसल पे पड़ सकता है वो भी बहुत कम पड़ता है। ये हमने कई किसानों के यहाँ खेत पे देखा, जिस फसलों पर नैनो यूरिया का प्रयोग किया गया था उन पे पाले का असर बहुत कम हुआ, और जिन पे पारंपरिक यूरिया का प्रयोग किया गया था वो पाले में जल गई जी। तो ऐसी परिस्थिति में आप जरूर नैनो यूरिया का प्रयोग करिएगा। और जहाँ तक इसके टपकने की बात है, आप इसका स्प्रे कर दीजिए। इसके ये जो तकनीक है ये हमारे भारत में विकसित की गई है और इसके अंदर इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। जब इसका हम स्प्रे करते हैं तो ये अगर 2 घंटे भी हमारी पत्ती के ऊपर रहता है तो तत्व जितने भी हैं वो पत्तियों के माध्यम से हमारी फसलों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और उसमें वो हमारी फसल को संपूर्ण पोषण दे सकते हैं। तो इसलिए आप इसका जो स्प्रे है, अगर जाड़े की बात करें तो आप एकदम सवेरे ना करें, 10 बजे से लेके 1 बजे तक के बीच में करें और उसके बाद थोड़ा शाम को करें, उसके बाद 5 बजे के बाद ना करें। परंतु इससे आपको पाले से हमारी फसलों को एक तरह से बचाता भी है और उसमें तत्व प्रबंधन बेहतर कर पाता है। जब जाड़ा बढ़ेगा तो ऐसी परिस्थिति में जब हम पारंपरिक उर्वरकों का प्रयोग करते थे उसकी उपलब्धता और भी कम हो जाती है। परंतु ये नैनो उर्वरक और नैनो तकनीक आधारित जो उर्वरक है, नैनो यूरिया नैनो डीएपी, इनकी उपलब्धता पे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं पड़ती और ये हमेशा हमारी फसलों को उपलब्ध हो पाते हैं। इसके अंदर वैसी इस किस्म की तकनीक का प्रयोग किया गया है कि जितना भी इसमें तत्व है उसका 90% हमारी फसलों को प्राप्त हो सकता है और व्यर्थ नहीं जाएगा और हमारी फसलों को इससे फायदा ही मिलेगा। तो डॉक्टर सिंह, आपका रुख करना चाहेंगे गोभी की सुंदर फसल लेने के लिए, अच्छी पैदावार लेने के लिए क्या कर सकते हैं हमारे किसान भाई? देखिए, जो अभी सबसे महत्वपूर्ण बात होती है उत्तम किस्म का चुनाव करें।
गोभी में जैसी किस्म आपने लगाई फूल वैसा ही बनना है, तो इसलिए उत्तम किस्म का उपचार करें, चुनाव करें। अभी जो समय है ये स्नोबॉल की जो फूल गोभी होती हैं उनकी लगाने का है, तो आप स्नोबॉल की पूसा संस्थान से भी किस्में ले सकते हैं। और यदि वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं तो आप बाज़ार से भी कोई ऐसी किस्म ले सकते हैं जिसकी बुआई अभी की जा सकती है। तो ये विशेष ध्यान रखें कि सही किस्म लेनी चाहिए जो पछेती समूह की हो। दूसरी बात, उसकी उत्तम नर्सरी तैयार कीजिए। आप प्रोट्रेज में कर सकते हो या आप उठी हुई मेड़ी के ऊपर कर सकते हो। जैसे वो 25-30 दिन की हो जाती है उसकी उचित दूरी पे लगाइए। कई बार किसान भाई घनी लगा देते हैं, उसमें कुछ पौधे अच्छे बनते हैं, कुछ ठीक से नहीं बनते हैं, तो लगभग 1.5 फीट बाय 1.5 फीट की दूरी पे आप लगाइए और मेड़ी के ऊपर जरूर अपने पौध को लगाइए। कोई भी गोभी वाली सब्जी लगाएं, मेड़ी पे लगाएं और उचित पानी का प्रबंधन करें। खाद और उर्वरकों की हमने बात की थी। लगभग नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास 3 महत्वपूर्ण तत्व हैं जिनको हमें देना ही होता है किसी भी फसल में। लेकिन गोभी वाली सब्जियों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात विशेष तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि सागरिका तरल के नाम से आता है इफ्को का, तो ऐसे कई सारे जो उपलब्ध हैं बाजार में उनको आप ज़रूर डालें। और विशेष ध्यान इस बात का रखें कि कोई कीड़े या बीमारी के जब भी कोई पत्ते दिखते हैं उनको खेत से हटाइए, ताकि आपको लागत कम आएगी, दवाई डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब उचित अवस्था आती है उससे ये ध्यान रखें कि सही समय पे कटाई करें। कई बार किसान भाई देरी कर देता है कटाई में, उसमें फूल में विकार आने शुरू हो जाते हैं और बाजार भाव नगण्य हो जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, चाहे वो ब्रोकली हो चाहे फूल गोभी हो, दोनों में विशेष ध्यान रखें। और पत्ता गोभी में आप पानी को थोड़ा सा अंत में थोड़ा रोक दीजिए, जिससे आपका जो कटाई का समय है वो देर तक आप कर सकते हो। यदि आप लगातार पानी लगाए रखेंगे तो पत्ता गोभी में भी दिक्कत आती है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें ताकि आपकी फसल है वो अच्छी हो। अच्छी पैदावार लेने के लिए इन विशेष बातों को ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरत है। तो देखिए, लगातार हमारे विशेषज्ञ प्रयास कर रहे हैं आप सभी तक महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाने की, और इस प्रयास को आगे भी जारी रखेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव ऑन कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा को बचाएं। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है, जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव ऑन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं गोभी वर्गीय फसलों की देखभाल के बारे में, रबी फसलों में उर्वरक प्रबंधन के बारे में। कोई सवाल है आपके पास तो जल्दी से अपना फोन उठाइए, हम तक आप अपना सवाल पहुंचाइए, क्योंकि अब जो समय है काफी कम रह गया है। इस वक्त उत्तर प्रदेश से सचिन जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, आइए जानिए उनका क्या सवाल है। हेलो
इनसे संपर्क जो है वो टूट गया है। कोई बात नहीं, आप दोबारा प्रयत्न कीजिए, लेकिन जल्दी करना होगा क्योंकि समय जो अवधि है अब कम रह गई है। यहाँ पर बढ़ते हैं आगे और डॉक्टर पांडे का मैं रुख करना चाहूँगी। डॉक्टर पांडे, लगातार आप बता रहे हैं कि हमारे किसान जो हैं नए नए जो हमारे उर्वरक हैं उनको इस्तेमाल करके अच्छे से प्रबंधन कर सकते हैं, जिससे उनका पोषण अच्छा बना रहे, गुणवत्ता अच्छी बनी रहे, पैदावार अच्छी उन्हें मिल सके। कुछ किसान जो होते हैं वो सही समय पर प्रबंधन नहीं कर पाते, लेकिन बाद में क्या वो किया जा सकता है, उसकी भरपाई की जा सकती है? हाँ, मैं ये मुख्य रूप से बार बार जो नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का जो नाम ले रहा हूँ, इसका मुख्य कारण ही यही है कि जो हम पारंपरिक रूप से जो यूरिया और डीएपी का प्रयोग कराते हैं उसकी उपलब्धता फसल को बहुत कम होती है। डीएपी की बात करें तो 15% होती है, और अगर यूरिया की बात करें तो 25% ही मात्र उपलब्ध हो पाती है, और इसकी जो अवधि है वो भी सिर्फ 5 से 6 दिन तक ही हो पाती है। नैनो यूरिया का अगर वो प्रयोग हमारे किसान भाई करें तो ऐसी परिस्थिति में 20 दिन तक लगातार हमारी फसल को पोषण मिलेगा। अब उससे क्या लाभ होगा? जब हर रोज पोषण मिलेगा तो बीज की क्षमता के अनुसार उसका उत्पादन भी मिलेगा और उत्पादन की गुणवत्ता भी ज़्यादा बेहतर रहेगी। जो पारंपरिक यूरिया और डीएपी का प्रयोग करते हैं तो हमारी फसल 5 से 6 दिन बाद पुनः भूखी हो जाती है और उसको तत्व नहीं मिल पाते, और परंतु किसान उसके यहाँ फिर जाता है 20-25 दिन बाद दूसरी खाद डालने। ऐसी स्थिति में हमारी इतने समय तक हमारी फसल भूखी रहती है और उससे उसकी उत्पादन क्षमता पर और उसकी गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। जी बिल्कुल। इसलिए क्योंकि मैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश ये तीनों ही तत्व बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मैं बार बार नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और सागरिका के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये अगर हम ये समय पे या फिर आगे पीछे भी अगर हो गया तब भी हमारे लगातार पोषण हमारी फसल में बना रहेगा, तो हमारी फसल की उत्पादन को असर नहीं पड़ेगा। और लगातार आप यहाँ पर इन तीनों ही पोषक तत्वों के बारे में जिक्र कर रहे हैं। अगर हमारे किसानों को ये उपलब्ध करवाने हैं, खरीदने हैं, तो कहाँ संपर्क कर सकते हैं? ये जितने भी उर्वरक हैं, जो नैनो यूरिया, नैनो डीएपी या फिर सागरिका, ये हमारे सभी बिक्री केंद्रों, समितियों पर, सहकारी समितियों पर उपलब्ध हैं। ये हमारे सभी PMKSK, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र पर उपलब्ध हैं। हमारे देश में लगभग 3 लाख से अधिक प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र हैं। ये देश के सभी जिलों में उपलब्ध हैं। हमें वहाँ बिक्री केंद्र पर जाना होगा और इसके बारे में मांग करनी होगी। इसके अतिरिक्त ये कैसे काम करता है, सभी जगह इसके सभी जिलों में इसके ट्रायल भी लगे हुए हैं, हर जगह इसके डिमॉन्स्ट्रेशन लगे हैं। गत वर्ष हमने 1,62,000 से ज़्यादा डिमॉन्स्ट्रेशन का प्रयोग किया और इस साल भी उसको पुनः रिपीट कर रहे हैं। तो ये किसान में एक तरह की जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस प्रकार के हम लोग खादों का प्रयोग अभी करते आए हैं उससे हमारी मृदा के स्वास्थ्य को बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है, और उससे वो धीरे धीरे हमारी मृदा एक तरह से बंजरपन की अवस्था की तरफ बढ़ रही है। ऐसी परिस्थिति में हमें नई तकनीक आधारित नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का प्रयोग करना चाहिए, अपनी खेती में समावेश करना चाहिए। तो किसानों को मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि अपने खाद की मात्रा को आधा कर दें। जो पारंपरिक खाद के लिए आप लाइन में लगे रहते हैं, बिल्कुल, तो आप उसकी मात्रा को आप आधा कर दें और बाकी तत्व प्रबंधन आप नैनो यूरिया और नैनो डीएपी से कर सकते हैं, जिससे लागत में कमी आएगी, गुणवत्ता अच्छी होगी और पैदावार निश्चित तौर पर अच्छी हमारे किसानों को मिलेगी ही। लेकिन देखिए लगातार बदलाव हो रहे हैं और हमारे किसानों को भी अब थोड़ा सा ये जो बदलाव है अपने जीवन में, अपनी खेती किसानी में शामिल करना ही होगा। डॉक्टर सिंह, अंतिम टिप्पणी आपसे लेना चाहूंगी, क्या कहेंगे हमारे गोभी वर्गीय किसानों को? जी देखिए किसान भाइयों, आप उचित किस्मों का जरूर चुनाव करें जी, समूह के हिसाब से। दूसरी बात, जब भी आप बाजार की बात करते हैं तो कटाई के समय सभी फसलों में ये देखा गया है और खासकर गोभी वाली सब्जियों में सही समय पे कटाई करना बहुत ज़रूरी है। और कुछ नई गोभी वर्गीय सब्जी हैं जैसे ब्रोकली है, केल है या नोलखोल है या ब्रसेल स्प्राउट है, ऐसी फसलें हैं जिनके बारे में भी आप जागरूक होएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप उनसे मुनाफा ले सकें, क्योंकि इनकी बाजार भाव बहुत ज़्यादा रहते हैं और लागत जो कॉस्ट है वो भी, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो भी कम है और अवधि भी कम है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप देखेंगे, इन नई फसलों के बारे में भी जो गोभी वर्गीय हैं उन पे आप ज़्यादा
करते हैं तो उनसे आपको ज्यादा मुनाफा भी केवल फूल गोभी पत्ता गोभी तक ही सीमित ना करें। इस वर्ग में और भी ज्यादा नई फसलें उपलब्ध हैं, उनका भी आप चयन कर सकते हैं, जिससे आपकी आमदनी अच्छी हो सकती है, कम समय में अच्छी पैदावार इनसे ली जा सकती है। बस जानकारियां होनी बहुत जरूरी है और लगातार ये जानकारियां हम तो आप तक पहुंचाते ही रहते हैं। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे दोनों ही विशेषज्ञों ने हमारे सभी दर्शकों को जागरूक किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आप दोनों का ही यहाँ पर उपस्थित होने के लिए। तो किसान भाइयों बहनों, जाना आपने कि किस तरह से गोभी वर्गीय फसलों की देखभाल आप कर सकते हैं। रबी फसलों में अगर हम उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो कौन से नए तरीकों को आप अपना करके, कौन कौन से नए उर्वरकों को अपना करके आप अपनी फसल का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की है। ये तो बात हो गई आज के कार्यक्रम की। अब अगले कार्यक्रम में किन विषयों पर होने वाली है चर्चा, आइए आपको बताते हैं। अगले कार्यक्रम का जो विषय है वो रहेगा मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण। जी हाँ, मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण बहुत ही अहम विषय है, इस पर हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे रबी में आलू फसल प्रबंधन के बारे में। जी हाँ, रबी में आलू फसल प्रबंधन पर भी विस्तार से चर्चा होगी हमारे अगले कार्यक्रम में। अगर आपके पास कोई सवाल है, पहले ही हम तक आप पहुंचा सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं आप। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही साथ बता दें कि फेसबुक के माध्यम से भी सवाल पहुंचा सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान, वहां हमारा पेज खुलेगा, आप अपना जो सवाल है वो पोस्ट कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-113-060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आप कॉल करके अपना सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिसे हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। और दोबारा देखना है आपको हमारा ये कार्यक्रम, तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर और आप आज का कार्यक्रम और अन्य जो तमाम एपिसोड्स हैं वो भी देख सकते हैं, पुनः जागरूक हो सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर से हाजिर होंगे नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले अरहर के भाव। गुजरात की जंबूसर मंडी में अरहर का भाव 8,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मध्य प्रदेश की पिपरिया मंडी में अरहर 9,900 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। महाराष्ट्र की अकोला मंडी में अरहर के सौदे 9,825 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। अब जानते हैं चने के भाव। गुजरात की चोटिला मंडी में चने का भाव 5,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में चना 8,650 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में चने के सौदे 5,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। मूंग के भाव की जानकारी। गुजरात की पोरबंदर मंडी में मूंग का भाव 7,325 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में मूंग 5,719 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में मूंग के सौदे 10,900 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। जब गंध आनी बंद हो जाए तो नहीं आता किसी भी खाने में स्वाद। ऐसा क्यों है? विस्तार से देखिए मंथन में शनिवार 12 बजे।
सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।